अभी वन शॉट करेंगे पूरा एक वीडियो में स्वाहा। ऑब्जेक्टिव केवल नहीं होगा, बाकी सारा चीज़ एक ही वीडियो में अच्छे से देख लो। एंड ऑब्जेक्टिव जाकर प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैप्टर में सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, सो एंजॉय करो। ये जो संपूर्ण क्रांति है इसके जो लेखक हैं वह जयप्रकाश नारायण। कौन है मेरे भाई? जयप्रकाश नारायण। याद हो गया क्या? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1909 में। दो ऑब्जेक्टिव याद हो गया क्या आपको? आगे बढ़े चलो ठीक है। निधन के ऊपर आते हैं। निधन कब हुआ था इनका मेरे भाई? 8 अक्टूबर 1979 में, सॉरी। ठीक है, कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था। याद रहेगा ना, जन्म और मृत्यु ये दोनों आपको याद हो गया होगा, लेखक का नाम याद हो गया होगा। याद करते हुए चलो ना यार, 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा, बाद में पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना, रिवीजन केवल करना पड़ेगा। अब जन्म स्थान की बात करते हैं। ठीक है, तो सितारा दियारा गांव में हुआ था। सितारा दियारा गांव एक था, सितारा दियारा गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये गांव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। दोनों तरफ है जो गांव है फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में। याद रहेगा, बलिया जिला और सारण जिला में। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से याद हो गया। आगे बढ़िए। ठीक है, पुकार के नाम के बात करते हैं कि इनको क्या कहकर पुकारा जाता था, जिससे आपको भी कुछ कह के पुकारा जाता होगा। तो बचपन में इनको बाउल कहा जाता था, बड़ा होने पर जेपी नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। समझ में आ गया ना? बचपन में क्या इनका नाम था? बाउल। ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा। बचपन में बाउल नाम था, बड़ा होने पर जेपी। किनका? जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। ये लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। लोकनायक क्या होता है? लोगों की मदद करने वाला, लोगों का हीरो, लोगों का मसीहा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकनायक। तो ये जनपक्षता के आधार पर लोकनायक बन गए थे। ठीक है, उसके रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो इतना अच्छे से याद हो गया कि बचपन में बाबू नाम था, जब बड़े हुए थे जेपी, फिर लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। सितरा दिया गाँव में रहते थे। उत्तर प्रदेश के बलिया और सारण जिले में इनका गांव फैला हुआ था। बहुत बढ़िया। देखो यार, याद करते हुए चलोगे ना तो पढ़ाई में लोड नहीं पड़ेगा, जोड़ नहीं पड़ेगा, आसानी से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। माता और पिता की बात करते हैं तो फूल रानी थे ना, फूल रानी के माता का नाम था, है ना, रानी, फूल रानी। एंड पिता का नाम था हर्षुदयाल। ठीक है, तो मम्मी का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हर्षुदयाल। पत्नी प्रभावती देवी थी, प्रसिद्ध गांधीवादी थी, ब्रज किशोर प्रसाद की ये बेटी थी। किनकी बेटी थी? ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। कौन? प्रभावती देवी। ये कौन थी? पत्नी थी। किसकी? जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। ठीक है, शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। ठीक ना मेरे भाई, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझना शिक्षा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में। आरंभिक शिक्षा घर पर ही की थी, घर पर। ठीक है, फिर पटना कॉलेजिएट में चले गए थे, पटना में दाखिला लिया। ठीक है, वहीं बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति में विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। हिंदी के लेखन में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज चले गए, फिर पटना में प्रवेश किया, यानी कि पटना कॉलेज में ही चले गए। ठीक है, आगे देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। कब? 1992 में। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। उसके बाद फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। वह कैलिफोर्निया, वर्कले, विशिंगटन, मेडिसिन आदि कॉड विश्वविद्यालयों में से अध्ययन किया, वहां पर जाके अमेरिका में। ठीक है, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा, है ना, वहीं से ग्रहण करी, वहीं से। ठीक है मेरे भाई, वहीं से ग्रहण करी। अस्वस्थता के कारण, मतलब कुछ खराबी के कारण पीएचडी न कर सके और घर देश लौट आए। मतलब कुछ खराबी हो गया अस्वास्थ्य के कारण। ठीक है, वो घर आ चुके और घर आ गए, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। ठीक है, राजनीतिक जीवन के बारे में जानो। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कहाँ? कांग्रेस में। कब शामिल हुए थे? 1929 में। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए थे। कब जेल गए थे? 1932 में। तो ऑब्जेक्टिव देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। कब? जयप्रकाश नारायण। तो 1932 में गए थे। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना,
1939 और 1943, ये दो को अच्छे से ईस्वी याद कर लेना। फिर से ये बेचारे जेल चले गए थे, ठीक है, 1939 में और 1943 में फिर से जेल गए थे। 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली थी इनको, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुए। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन के योगदान में रहे। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया था। फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोच्च आंदोलन से जुड़े। 1974 में आगे 1954 में तो जुड़े थे, किससे? 1954 में विनोबा भावे आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन 1974 में, ध्यान से देखना मेरे भाई, मजा आ जाएगा आपको आज, और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और आपातकाल के दौरान फिर जेल चल गए थे। सोचो कितने बार जेल गए थे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग डरते हो जेल का नाम सुन के, सोचो यार कैसे इंसान थे, फिर भी प्रसिद्ध हो गए, फेमस हुए। तो कोई भी काम मैटर नहीं करता, आपका क्या काम है, मतलब आपका कांड कैसा, अच्छा काम के लिए जेल जाते थे, ठीक है, इसीलिए पर फेमस थे। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि इनके देख रेख में ही जनता पार्टी बना था मेरे भाई, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया सारी चीजें। कृतियां की बात करते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी कृतियां थी, यानी कि इन्होंने लिखा था इस चीज को, ठीक है, अच्छे से याद हो गया। कुछ कविताएं भी लिखी थी, डायरी लिखा था, निबंध लिखा था, ये सारे इनके प्रकाशित भी हुए थे, यानी लिख के छपे भी थे और बाहर भी आए थे, लोगों ने इनको जाना भी था, पढ़ा भी था। सम्मान की बात करते हैं, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। 1965 में कौन सा सम्मान मिला था? मैग्सेसे सम्मान, या मैग्सेसे पुरस्कार भी दे सकता है, तो दे देगा कि मैग्सेसे सम्मान कब मिला था, तो 1965 में। 1998 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कब मिला था? 1998 में, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो, संपूर्ण क्रांति पाठ है 5 जून 1974 में पटना गांधी मैदान में दिया गया था, ठीक ना। और जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश था ये, ठीक ना। तो 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में इन्होंने एक भाषण दिया था, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा ना मेरे भाई। एक और छोटा सा पॉइंट है, देख लो, उसके बाद खत्म हो गया। आगे की वीडियोस में ये चीजें आएंगी, क्या सारांश, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना। संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से यह प्रकाशित हुआ था। संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था। चलो एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, अच्छे तरीके से ले लो, ये सारी चीजें ना कंप्लीट हो गई अच्छे तरीके से, ठीक है। देख रहे हो, संपूर्ण क्रांति, वन शॉट ले लो, फिर यहाँ से एक शॉट ले लो, फिर यहाँ से एक शॉट ले लो, फिर यहाँ से एक शॉट ले लो, बस खत्म हो गया। अब इसके पहले क्वेश्चन आंसर कराया था, तो पहले का वीडियोस देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लोकनायक के नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण को, तो इसलिए लोकनायक इस्तेमाल किया गया है। यानी प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, ठीक है। यह जो संपूर्ण क्रांति है ना, एक भाषण का एक छोटा सा अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। कब दिया था मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो अच्छे से कर लो। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। मतलब पूरे प्रदेश में जितने भी राज्य हैं सभी जगह से लोग लाखों की संख्या में आए थे, और वहाँ पर युवा लोग, यूथ लोग, मतलब जवान लड़के ज़्यादातर भीड़ लगाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना अच्छे से आपको याद हो गया होगा, अगर सुनोगे ना मध्यम लैंग्वेज में अच्छे तरीके से तो सारा याद हो जाएगा। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविताएं भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, यानी कि पूरे देश में क्रांति फैला देती, लड़कों में जोश ला देती, युवाओं में जोश ला देती, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखते थे, बोलते थे। लेकिन वह आज वो हमारे बीच ना है। जयप्रकाश जी नारायण कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग कर नहीं लिया है। जो मैं नेता बन रहा हूँ, मैंने ये जिम्मेदारी कोई मांग के नहीं लिया है, मुझे जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। यानी कि युवा मतलब यूथ जितने भी लोग हैं, लड़के लोग हैं, सब ने थोप दिया है। वे कहते हैं कि नाम का नेता हूँ, सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम में फैसला मेरा होगा। मतलब वो बोलते थे कि फैसला तो मेरा होगा, लेकिन उस पर जो डिसीजन होगा ना वो बच्चों का होता था, क्योंकि यूथ जो होते थे सबकी बातें मानकर अपना डिसीजन लिया करते थे, तो मतलब फैसला इन्हीं का होता था। थोड़ा सा और देख लो बस, ठीक है, मज़ा आ जाएगा।
लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर, यानी कि लेखक जो थे ना वो अपने बलबूते पर, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे अपने बलबूते पर गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए, पढ़ाई की तथा वापस आकर अंग्रेज से शामिल भी हुआ था, अंग्रेज में शामिल हो गए थे पढ़ाई करके आने के बाद अमेरिका से। ठीक है, जयप्रकाश बापू से मिलने पर बहुत सारे नेता आए थे, सब ने उन्हें एक तरफा लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के जुलूस को रोका गया। ठीक है, लेखक कहते हैं मतलब सब लोकतंत्र पे आके भाषण उछड़ देते हैं, फिर जुलूस को भी रोका गया, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफा लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपना कुचलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा समरी था, मैंने जितना हो सके उतना छोटा बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार यहाँ से ले लो एंड देन एक बार यहाँ से ले लो एंड देन लास्ट यहाँ ले लो। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ये पहला प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देखना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार है, अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। यही सोचा करते थे कि ये जो देश है हमारा, इसका जो भविष्य है ना वो युवाओं के हाथ में है। वे नई पीढ़ियों के बार बार कहते थे कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य हो। हमारे साथ अनावृत हो रहे अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकने का मतलब रोकना होगा। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब समूचे देश में छात्रों एवं युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। यानी जब ये इमरजेंसी लागू की गई थी ना तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखो, मज़ा आता है भाई, हिंदी देखो समझ में आपको आता है। ठीक है, बड़ा बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, यानी कि बीमारी में थे बेचारे, के बीमार थे, फिर भी उन्होंने नेतृत्व स्वीकार करा युवाओं के लिए। लेकिन उनका यह शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा ये फैसला मेरा होगा, ये फैसला आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा। ये कह रहे थे कि जो भी मैं फैसला लूँगा मानना होगा, वो आप सभी को लेना होगा। मुझे बना रहे हो तो मैं हेड बन रहा हूँ, तो मेरा जो फैसला होगा आपको मानना होगा। तो सभी लोग स्वीकार करते हैं इस बात को। ठीक ना, दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, 10 मिनट में सोल्व आउट कर देंगे पूरा वीडियो, टेंशन मत लो। जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय अवधि कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं, यानी कि कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के दिनों में, अमेरिका का प्रवास, जब अमेरिका गए थे छात्र जीवन में, तो उसके बारे में बताना है। तो ध्यान से मेरे भाई सब सुन लो अच्छे से। ठीक है, ध्यान से सुनो। जयप्रकाश नारायण का छात्र भरा जीवन बड़ा ही संघर्षी रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लाइब्रेरी में रहे। बिहार के विद्यापीठ में वे आईएससी की परीक्षा पास किए थे, बिहार से ही उन्होंने आईएससी किया था और पास किए थे। ये स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजबूरी करके, यानी मजदूरी यानी काम करके लड़के पढ़ सकते हैं। तो वे अमेरिका गए, वह वहाँ बागानों में काम किए पढ़ने के लिए, कारखानों में काम किए। ठीक है मेरे भाई, और जहाँ जानवर मारे जाते थे वहाँ पर भी कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो ज़रूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था और कुछ कपड़े खरीदने के लिए भी हो जाता था। तो सोचो कितना मेहनत से, कितना परिश्रम से पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में जाके, लगन था पढ़ाई करने का, कुछ इस तरह का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और है, देख लो ध्यान से। ठीक है मेरे भाई, कुछ पैसे फीस के लिए भी काम आते थे और बाकी हर दिन हर घंटा होटल में बर्तन धोने का, वेटर का काम करते थे। वेटर समझते हो ना, जो होटल में खाना उन्हें सर्व करते हैं, प्लेट धोते हैं, ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चौपाई थी, यानी कि चारपाई, जिस पर चौकी बोलते हो, जिस पर वो जयप्रकाश जी और एक अमेरिकी लड़का रहता था। वे दोनों एक साथ ही रजाई में सोते थे। इतवार के दिन या कुछ आई और टाइम में, मतलब बचे हुए टाइम में, होटल के काम छोड़कर जूते साफ भी करते थे, उसका भी काम करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ बीए पास किए। बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है।
स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए थे और फिर ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगे थे। समझ में आ गया ना मेरे भाई, बीए कंप्लीट करने के बाद अमेरिका में ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करने लगे थे। तो वहीं बोल रहे थे मेहनत रंग लाती है, तो आप लोग भी अभी पढ़ाई पे फोकस करो, एक दिन आप लोग भी सफल हो जाओगे। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। अगला, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? ये प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी में वो क्यों नहीं शामिल हुए थे? ये तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी अब अमेरिका में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी भी थे। यानी कि दूसरे देश में थे तो ऐसा कहना लाजमी था कि कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो भी मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह से याद थी। यानी जिनका भाषण सुने थे, लेनिन ने यह भी बताया था कि जो देश गुलाम है वहाँ कई कम्युनिस्ट हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही अब पूंजीपतियों के हाथ में हो, यानी कि पैसे उसे लोगों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए। इसलिए तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। ठीक ना मेरे भाई, यही कारण था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। सुनो, 4 नंबर का सवाल करेंगे। ठीक है, आराम से सुनो। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है। इसमें दो पाठ हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। यानी कि जो शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं, जनता लोग रह रहे हैं, उन लोग के काम में भी बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, यानी कि जेल में डाल देते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो किस तरह से बताते हैं, अच्छे तरीके से देखो। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जब उनकी शांति में प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे, यानी कि जुलूस में हजारों लोग आ रहे थे, कई पैदल आ रहे थे, कई कुछ बस से आ रहे थे, कई रेलों से आ रहे थे, कई ट्रक से आ रहे थे। आने वाले में किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग के लोग भी, यानी कि गरीब परिवार से, मिडिल परिवार से लोग भी शामिल थे। जहाँ तहाँ उनको बिना कारण रोका गया, उन्हें पीटा भी गया क्योंकि वो लोग जुलूस में आ रहे थे। ठीक है, आ गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधियों के इस हरकत के कारण ऐसी नीचता का व्यवहार दिखाने वालों के लिए ये पंक्ति लेखक द्वारा कही गई थी कि जो लोग न्यूनतम व्यवहार करते थे ना, निचले स्तर का, मारा पीटी, जेल में डालना, ये सारी चीज़, तो उन सबों के लिए इन्होंने लिखा था। अतः उन्होंने ये भी कहा है कि हम जनता, छात्र, युवा, यानी कि हम जनता, छात्र, युवा इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं। जो यूथ लोग थे, लड़के लोग थे, ये बोल रहे थे हम लोग इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उनका नेता युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इससे कोई संदेह नहीं है। अब छात्र लोग ही सब चीज़ करेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इससे हमारा देश सुधरेगा, सभी हालातें सुधरेंगी, कोई भी दुराचार्य व्यवहार नहीं कर सकेगा। व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा नहीं है, कार्यों से झगड़ा है। सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है और नीतियों से झगड़ा है, जो ये नियमों में बनाया गया है। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति द्वारा लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो गलत कार्य होंगे तो नीति गलत होगी, तो सिद्धांत, प्रिंसिपल गलत होंगे, चाहे उसे कोई भी करे। यानी अगर सारी चीज़ें गलत है, कोई भी कर रहा है, तो इस नियम को हम लोग बदलेंगे। ठीक ना, अक्ल के मुताबिक, यानी हम लोग अपने दिमाग के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, शिक्षा के आधार पे उनका विरोध करूँगा। हम सभी रास्ते को, अच्छे रास्ते को चुनेंगे, निहित रास्ते को चुनेंगे, वे कार्य करेंगे। समझ में आ गया ना? तो ये सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा कार्य नहीं होगा, वैसा ऐसा कार्य को बदला जाएगा और दिमाग से, बुद्धि से हम लोग काम करेंगे, अपनी अक्ल से काम करेंगे। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ठीक ना, किस तरह से बताओ? जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई भी बात कहते थे तो बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि महात्मा गांधी, बापू जी जो भी बात हमको बोलते थे ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जब मैं युवा था, जवान था, तो वे भी सीधे बापू सामने बोलते थे, बापू यह बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट बोलते थे कि मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, मेरे को ये काम पसंद नहीं आ रहा है,
तो महात्मा गांधी गुस्सा नहीं करते थे, वो शांत मन से बोलते थे। जेपी जी कहते हैं कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, यानी बड़ा भाई कहता था, वो भी मुझे बहुत मानते थे, उनका बड़ा आदर और प्रेम था। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई देखो जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है, महात्मा गांधी की नहीं, सॉरी। ठीक है, तो बापू नहीं होगा, बाबू होगा यहाँ पर। ठीक है, बापू हमने जहाँ पर बताया था ना आपको, यहाँ पर बापू नहीं बाबू होगा। ठीक है, बड़ा आदर और प्रेम था, नेहरू जी का ही बड़ा स्नेह था, लेकिन उनसे भी था, वो भी बहुत बुरा नहीं माने। यानी कि मैंने जो भी बात बोली ना, तो बचपन से ही दोनों में हम लोग का स्नेह था, खैर लेकिन उनमें भी बचपना था, वो भी कभी बुरा नहीं मानते थे मेरी बातों का। ठीक है, तो दोनों आपस में भाई मानते थे एक दूसरे को। 6 नंबर का सवाल देखो, दल विहीन लोकतंत्र एवं समाजवाद में कैसा संबंध था? आपको बताना दोनों में किस तरह का संबंध था। तो आंसर की बात कर लेते हैं। जेपी जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसा साम्यवाद की है बिगड़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का शौर्य होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कामयाब होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन हो जाएगा। ठीक है, संघर्ष समितियों के में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? आपको बताना समस्त समिति में जितने समिति के लोग थे उन सभी में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी उन सभी चीज़ों से। संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की यह अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन के मार्क्स करना नहीं है, शासन से मतलब संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा और इस प्रकार से समितियों के कारण बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। गांव में छोटे अफसर हो या कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस हो, ठीक है, कहीं हो, अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलता है उसके खिलाफ तो सहज रहेगा। ठीक है, जो घूसखोरी करे उसके खिलाफ ही संघर्ष रहेगा। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो यह समिति उनका विरोध करेगी। ये जो समिति बन रही है हम लोगों की, जो घूसखोरी करेगा, जो कर्मचारी है छोट पद पे हो या बड़ पद पे हो, जो लोग भी घूसखोरी कर रहे हैं सभी को सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, नीति से संघर्ष उन सभी के प्रति रहेगा, ये लोग बोलते हैं। ठीक है, तो घूसखोरी सब बंद होगा। किसके हाथ में पावर आएगा? तो युवा के हाथ में। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी प्रमुख सुझाव क्या है सुधार के बारे में? ठीक है, और चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी की प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम खर्च हो, व्यस्तता कुछ इस प्रकार हो, यानी कि जो भी व्यवस्था हो कुछ इस प्रकार हो कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे। उनका यह भी सुझाव था कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियों से मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करा जाए, उनमें किसी को मान्य करे। जनता और छात्र का संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी उपक्रमों की कड़ी निगरानी रखने के बारे में संघर्ष समिति द्वारा करी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, काम करी जाएगी मतलब। लास्ट सवाल देख लो एंड खत्म। दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था? ठीक ना, मृत्यु की बात कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हुआ था? एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहाँ दिनकर जी का ठीक है, ध्यान से सुनो, वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू से मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे और एक दिन उनको विलिंगडन नर्सिंग होम में अस्पताल में पहुँचाया गया। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो बस कंप्लीट हो गया। आगे की वीडियोस में आपको पता है क्या आएगा, नीचे आपको दिख ही रहा है, दिखा ही देता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो अच्छे तरीके से करने के लिए।